थायराइड में जो न्यू WHO 2022 उसमें 3 तरह की मेन लीजन्स जो हैं जिसमें उन्होंने थायराइड लीजन्स को डिवाइड किया। एक है बिनाइन, उसके बाद है लो रिस्क और थर्ड जो है वो है मिलिग्नेंट। तो बिनाइन में सबसे पहले जो लीजन है जिसको हम पहले कहते थे मल्टी नोडुलर गोइटर, वो उन्होंने कहा है कि अब हम मल्टी नोडुलर गोइटर का वर्ड यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है जो कि किसी भी फॉर्म में कोई भी चीज़ एज मल्टी नोडुलर गोइटर प्रेजेंट कर सकती है। तो अगर हम MNG वाली ये जो हम पिक्चर देखते थे जिसमें बैक टू बैक कोलॉइड फिल्ड फॉलिकल्स हमें नज़र आ रहे होते थे, कोई बड़े कोई छोटे, तो अब हम ये आएगा तो हम कहेंगे थायराइड फॉलिकुलर नोडुलर डिजीज़। इसके बाद जो बिनाइन में बाकी एंटिटीज़ जो आ जाती हैं वो हैं ये 3 एंटिटीज़ हैं जिनको हम देख लेते हैं। सबसे पहली एंटिटी है जिसमें हमें फॉलिकल्स ही फॉलिकल्स नज़र आएंगे। PTC लाइक न्यूक्लियाई इसमें नहीं होंगे और ये कम्प्लीटली इनकैप्सुलेटेड होगी। हम इसका जब कैप्सूल एग्जामिन करेंगे तो ये बिल्कुल इनकैप्सुलेटेड होगी, कहीं पे भी ब्रीच नहीं होगा। तो हम इसको कह देंगे कि ये है फॉलिकुलर एडिनोमा। इसके बाद आ जाता है हमारे पास एक और लीजन जो कि बड़ी ही अनयूजुअल सी लीजन है। इसमें पेपिलरी आर्किटेक्चर होगा, इसमें सारे पेपिला वेपिला बने होंगे, लेकिन उन पेपिला के न्यूक्लियाई PTC वाले नहीं होंगे और ये भी एनकैप्सुलेटेड लीजन होगी। तो हम इसको कह देते हैं कि फॉलिकुलर एडिनोमा विद पेपिलरी आर्किटेक्चर। ठीक है, इसमें PTC इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि PTC जैसे न्यूक्लियाई नहीं होंगे, सिर्फ आर्किटेक्चर इसमें पेपिला होगा, जिसको हम जैसे पहले हमारे पास जो MNG है उसके अंदर सैंडस्टोन पॉलिस्टर जो होते थे उस तरह से ये पेपिला इसके अंदर बहुत सारे बने होंगे। PTC वाले न्यूक्लियाई बिल्कुल भी नहीं होंगे और एनकैप्सुलेटेड होगी कम्प्लीटली। तो ये बन जाएगा फॉलिकुलर एडिनोमा विद पेपिलरी आर्किटेक्चर। और तीसरा जो है जिसको हम पहले हर्दल कहते थे, अब हमने हर्दल का वर्ड नहीं यूज़ करना क्योंकि जो डॉक्टर हर्दल था जिसने जो सेल्स डिस्क्राइब किए थे बेसिकली वो तो C सेल्स थे। तो जो हर्दल सेल हम कहते हैं ऑन्कोसिटिक को, तो वो करेक्ट नहीं है टर्म, इसलिए अब उन्होंने न्यू अपडेट्स में कहा है कि हम इसको ऑन्कोसिटिक एडिनोमा ही कहेंगे। तो ये क्या होगा, इसमें होंगे फॉलिकल्स बने होंगे, PTC लाइक न्यूक्लियाई नहीं होंगे और ऑन्कोसिटिक जो सेल्स है वो 75% से ज़्यादा होंगे एनकैप्सुलेशन। यानी वही सारे फीचर्स इन सब में, इस बिनाइन में PTC लाइक न्यूक्लियाई ना इसमें होंगे ना इसमें ना इसमें, आर्किटेक्चर जैसा भी हो। और फॉलिकल्स वाला आर्किटेक्चर है तो फॉलिकुलर एडिनोमा, पेपिलरी आर्किटेक्चर है तो फॉलिकुलर एडिनोमा विद पेपिलरी आर्किटेक्चर, और फॉलिकल्स हैं विद ऑन्कोसिटिक 75% इसका कट ऑफ है, इनकैप्सुलेटेड होना चाहिए, PTC लाइक न्यूक्लियाई नहीं होने चाहिए। तो ये है ऑन्कोसिटिक एडिनोमा। सेकेंड कैटेगरी जो है वो है लो रिस्क। ये लो रिस्क ये वाले ट्यूमर्स हैं कि इनमें जो है हमने सिर्फ लोकल रिसेक्शन ही हमने करनी होती है, लोबेक्टमी वगैरह, और इसके बाद हमने फॉलोअप पे पेशेंट को रखना होता है। और इसमें हमने आयोडीन जो हम बाद में रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी है ना वो हम अवॉइड कर सकते हैं। तो इसमें भी 3 लीजन है मेनली। ठीक है, तो 3 लीजन्स में सबसे पहली लीजन होगी जिसमें फॉलिकल्स बने होंगे। ठीक है, लेकिन उन फॉलिकल्स में पेपिला नहीं होंगे। ठीक है, और PTC लाइक न्यूक्लियाई होंगे। तो फॉलिकल्स हैं जिनके न्यूक्लियाई PTC वाले हैं लेकिन पेपिला 1% से कम होना चाहिए, यानी समझो बिल्कुल नेग्लिजिबल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए पेपिला। STI पैटर्न भी इसमें नहीं होना चाहिए और ये कम्प्लीटली इनकैप्सुलेटेड होना चाहिए। कम्प्लीटली इनकैप्सुलेटेड का मतलब ये है कि हमने पूरा का पूरा कैप्सूल पूरे लीजन का हमने पास करना है, और जब हम पूरा पास कर देंगे कैप्सूल सिर्फ उस वक्त हम इसका डायग्नोसिस दे सकते हैं। और फिर हम इसका क्या डायग्नोसिस देंगे कंप्लीट एग्जामिनेशन के बाद, इसका हम देंगे नॉन इन्वेसिव फॉलिकुलर थायराइड ट्यूमर ऑफ हैविंग पेपिलरी लाइक न्यूक्लियर फीचर्स। ठीक है, नॉन इन्वेसिव फॉलिकुलर थायराइड नियोप्लाज्म विद पेपिलरी लाइक न्यूक्लियर फीचर्स। तो ये बनता है निफ्टिप। ठीक है, इसके मेजर और माइनर क्राइटेरियाज हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया है वो यही है कि एनकैप्सुलेशन कंप्लीट हो, हमने इसको कम्प्लीटली एग्जामिन करना है। अगर फॉर एनी रीज़न हम इसको कम्प्लीटली एग्जामिन नहीं कर पाते, लेट से स्लाइड्स नहीं है, कोई भी मसला है कि हमने इसका कैप्सूल फॉर एनी रीज़न अगर एग्जामिन नहीं किया कम्प्लीटली, तो फिर हम इसको निफ्टिप नहीं दे सकते, फिर हम इसको देंगे एनकैप्सुलेटेड जो है फॉलिकुलर वेरिएंट ऑफ पेपिलरी कार्सिनोमा हम देते हैं अगर हमने कैप्सूल एग्जामिन नहीं किया। लेकिन जब हमने कैप्सूल को एग्जामिन कर लिया है और हमें पता है कि कहीं पे भी इन्वेजन नहीं है और इसमें न्यूक्लियाई जो हैं वो PTC वाले हैं, पेपिला इसमें लेस देन 1% है, कम्प्लीटली फॉलिकुलर आर्किटेक्चर है, तो फिर हम इसको देंगे निफ्टिप। ठीक है, इसमें समोमा बॉडीज़ भी एब्सेंट होनी चाहिए, इसमें STI पैटर्न भी नहीं होना चाहिए, अगर है तो लेस देन 30% होना चाहिए। ये इसके इंक्लूजन क्राइटेरिया हैं। और कब हम कहेंगे कि ये निफ्टिप नहीं है,
अगर हमें कहीं पे भी किसी भी सेक्शन में वैस्कुलर या कैप्सुलर इन्वेजन मिल जाए, या हमने कैप्सूल को एग्जामिन ही कम्प्लीटली नहीं किया, या हमें पेपिला नज़र आ जाएं ज़्यादा, या हमें ट्यूमर 1% से ज़्यादा, या हमें ट्यूमर नेक्रोसिस या माइटोसिस अगर मिलना शुरू हो जाए, या फिर हमें पेपिलरी की मॉर्फोलॉजी कोई और मिल जाए, यानी कि फॉलिकुलर के अलावा, ये फॉलिकल्स बनने के अलावा अगर हमें टॉल सेल वेरिएंट कोलमनर कोई इस किस्म की अजीबोगरीब मॉर्फोलॉजी मिल जाए, फिर हम इसको निफ्टिप नहीं कहेंगे। तो इसके बहुत ज़्यादा क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट हैं कि एक तो इंक्लूजन क्राइटेरिया यही है कि फॉलिकल्स हो, पीटीसी न्यूक्लियाई हो, लेकिन इटसेल्फ पेपिला ना हो, कम्प्लीटली इनकैप्सुलेटेड हो, और उस कैप्सूल को एग्जामिन करना भी कम्प्लीटली इंटायरली पास करना भी ज़रूरी है। सेकंड इसमें जो आ जाता है वो है थायराइड ट्यूमर ऑफ अनसर्टन मेलिग्नेंट पोटेंशियल। अच्छा, अब अनसर्टन है तो इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ चीज़ क्वेश्चनेबल है। तो अनसर्टन है, क्वेश्चनेबल है, क्या चीज़ क्वेश्चनेबल है, उस हिसाब से इसकी दो कैटेगरीज बनती हैं। एक तो वो ट्यूमर है जिसमें फॉलिकल्स प्रेजेंट है, पीटीसी लाइक न्यूक्लिया हमें क्वेश्चनेबल है, हमें लग भी रहे हैं, हमें नहीं भी लग रहे हैं, और कैप्सूल की इन्वेजन क्वेश्चनेबल है। ठीक है, तो ऐसी जब सिचुएशन होगी कि फॉलिकल्स हैं, पीटीसी भी हमें पता नहीं है कि है या नहीं है, कैप्सूल की इन्वेजन का भी हमें क्वेश्चनेबल इन्वेजन है, तो इस वक्त अब चूँकि फॉलिकल्स भी हैं और पीटीसी भी प्लस माइनस है, तो हम दे देंगे इसको वेल डिफ्रेंशिएटेड थायराइड ट्यूमर ऑफ अनसर्टन मेलिग्नेंट पोटेंशियल। इसके साथ ही दूसरा कौन सा क्वेश्चनेबल है अनसर्टन वाला, जिसमें फॉलिकल्स तो हैं, ये हमें पता है, पीटीसी लाइक न्यूक्लियाई हमें शॉर्ट पता है कि नहीं है, और कैप्सुलर इन्वेजन सिर्फ क्वेश्चनेबल है, तो इसको हम दे देंगे फॉलिकुलर ट्यूमर, क्योंकि इसमें पीटीसी एब्सेंट है, टोटल एब्सेंट है, तो फॉलिकुलर ट्यूमर ऑफ अनसर्टन मेलिग्नेंट पोटेंशियल। और तीसरा जो लो रिस्क कैटेगरी में हमारे पास लो रिस्क कैटेगरी में आ रहा है वो है हाइलेनाइजिंग ट्रैबेक्युलर ट्यूमर। ठीक है, हाइलेनाइजिंग ट्रैबेक्युलर ट्यूमर जो है, इसमें क्या स्पेशल फीचर है कि पॉलीगोनल टू एलोंगेटेड सेल्स होते हैं, और ये जो है लॉन्ग एक्सिस इस तरह ट्रैबेक्युली के जो है उसके परपेंडिकुलर उसके अरेंज हुए होते हैं एक्सिस के, बहुत ज़्यादा इसमें इओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म होता है, और इसके अंदर जो है न्यूक्लियाई इसके भी पीटीसी लाइक हो सकते हैं। और करेक्टरिस्टिक इसमें एक बड़ी जो मुझे स्ट्राइकिंग जो बात लगी थी वो ये थी कि इसमें जो है हाइलेनाइजिंग ट्रैबेक्युलर ट्यूमर, इसमें जो हम MIP-1 की स्टेनिंग करते हैं, तो आपको ये MIP-1 जब भी हम स्टेनिंग देखते हैं तो हम न्यूक्लियर देखते हैं ना, जो हम Ki-67 के तौर पे देख रहे हो सारा, तो इसमें जो MIP-1 की स्टेनिंग है ना वो मेम्ब्रेनस आती है। ये इसका करेक्टरिस्टिक पैटर्न है कि इसकी MIP-1 स्टेनिंग मेम्ब्रेनस है। बाकी इसमें TTF1 और थायरोग्लोबुलिन PAX8 वगैरह पॉजिटिव है। कॉन्गो रेड जो है वो इसमें नेगेटिव होगा, क्योंकि हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है कि एमाइलॉइड वाला कहीं ये मेडलरी वगैरह ना हो, तो कॉन्गो रेड स्टेनिंग से हम इसको रूल आउट कर लेते हैं। इसमें कॉन्गो रेड जो है वो नेगेटिव होगा, और मॉलिकुलर इसकी स्पेसिफिक है, बाकियों से डिफरेंट होती है। इसमें PAX8 GLIS3 ये इसकी करेक्टरिस्टिक है। GLIS3 कुछ जगहों पे वो कह रहे हैं कि हमारे पास एंटीबॉडी होती है, लेकिन कुछ जगहों पे नहीं भी होती IHC, तो उनके लिए फिर ये होता है कि वो फिश वगैरह से कर लेते हैं। PAX8 GLIS3 ये इसकी म्यूटेशन है। इसके बाद हम आ जाते हैं मिलिग्नेंट न्यूप्लाज्म में। इसमें सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं ये कैसा पैटर्न आ रहा है। ये सारे फॉलिकल्स हैं और इसमें पीटीसी वाले कोई न्यूक्लियाई नहीं है, सिर्फ फॉलिकल्स ही पड़े हुए हैं, और ये इसमें किस तरह से इन्वेट कर रहे हैं। तीन तरह के ये हो सकते हैं। एक तो ये है कि यहाँ से कैप्सूल को कम्प्लीटली बाहर निकल जाए, तो मिनिमली इन्वेसिव फॉलिकुलर थायराइड कार्सिनोमा। उसके बाद है कि एंजियो इन्वेजन अगर हो रही है तो ये वो होगा, इस साइड पे अगर हम देखें एनकैप्सुलेटेड होगा, लेकिन एंजियो इन्वेजन आ रही होगी। तो दो तरह की है, या 1 से 3 तक ब्लड वेसल्स में आ रही हो तो उसको हम लिमिटेड वैस्कुलर इन्वेजन कहते हैं, और अगर 4 या उससे ज़्यादा में ब्लड वेसल्स में आ रही हो इन्वेजन तो हम उसको एक्सटेंसिव वैस्कुलर इन्वेजन कहते हैं। है ये कौन सा? एनकैप्सुलेटेड एंजियो इन्वेसिव विद लिमिटेड वैस्कुलर इन्वेजन और एक्सटेंसिव वैस्कुलर इन्वेजन। और फिर तीसरी कैटेगरी आ जाती है कि अगर ये बिल्कुल भी कहीं पे कैप्सूल ना हो, बिल्कुल ही कैप्सूल ख़त्म हो जाए और फॉलिकल्स ही जो है वो इन्वेसिव पड़े हुए हैं, तो वाइडली इन्वेसिव जो है फिर वो कैटेगरी आ जाती है फॉलिकुलर थायराइड कार्सिनोमा की। इसी तरह की सिचुएशन जो है वो एक और सिनेरियो में आती है कि उसी तरह से पैटर्न आ रहा है कि एक तरफ जो है इनकैप्सुलेटेड है, फॉलिकल्स पड़े हुए हैं अंदर, लेकिन उनके न्यूक्लियाई जो हैं वो पीटीसी वाले हो गए हैं, और बाकी वो उसी तरह से है कि कहीं पे कैप्सूल को इन्वेड कर रहे हैं तो मिनिमली इन्वेसिव, कहीं पे वेसल्स अगर इन्वेड हो रही हैं 1 से 3 ब्लड वेसल्स तो लिमिटेड वैस्कुलर इन्वेजन एनकैप्सुलेटेड एंजियो इन्वेसिव, और अगर 4 से ज़्यादा हो रही हैं तो इनकैप्सुलेटेड एंजियो इन्वेसिव विद एक्सटेंसिव वैस्कुलर इन्वेजन। तो ये कौन सा आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा इन्वेसिव इनकैप्सुलेटेड फॉलिकुलर वेरिएंट
ऑफ पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा। अच्छा, ये इसको फॉलिकुलर वेरिएंट कहना है। बाकी हर जगह पे अब उन्होंने वेरिएंट का वर्ड जो है वो हटा दिया हुआ है, अब वो सब टाइप कहते हैं, लेकिन इसके लिए अभी भी वेरिएंट का वर्ड उन्होंने अपने पास सेव रखा हुआ है। अच्छा, इसमें जो है एक इंटरेस्टिंग बात बस ये है कि अगर तो ये जैसे ये फॉलिकुलर है ना, तो ये भी रास म्यूटेशन वाला है, और इसी तरह से ये वाला जो है फॉलिकुलर वेरिएंट ऑफ पीटीसी जो है, इसमें भी रास म्यूटेशंस आ रही हैं, स्पेशली अगर ये इस किस्म के पैटर्न्स आ रहे हैं। और अगर ये वाइडली इन्वेसिव हो जाए, कैप्सूल बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो फिर वो बी रैफ की तरफ चला जाता है और वो बन जाता है फॉलिकुलर इन्फिल्ट्रेटिव फॉलिकुलर पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा। क्योंकि अब उसमें बिल्कुल कैप्सूल है ही नहीं, तो फिर उसके लिए हम इनकैप्सुलेटेड वगैरह वर्ड्स यूज़ नहीं करते। फिर अब वो डायरेक्टली क्या बन जाता है, इन्फिल्ट्रेटिव फॉलिकुलर पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा। 90% से ज़्यादा फॉलिकल्स होने चाहिए और पीटीसी लाइक इसमें न्यूक्लियाई होने चाहिए, और ये वाला जो है इसमें बी रैफ की म्यूटेशन होंगी, जबकि इन पैटर्न्स में ज़्यादा रैस की म्यूटेशन एक्सपेक्टेड है। ऑब्वियसली मॉलिकुलर करके ही हम कंफर्म कर सकते हैं, और अब इसकी आईएचसी भी अवेलेबल है, बी रैफ की भी और रैस की भी आईएचसी भी अवेलेबल है। और यहीं से आगे हम चलते हैं पीटीसी के वेरिएंट्स पे। तो पीटीसी के वेरिएंट्स की अगर हम बात करें, तो एक तो इन सब में एक बात हम पहले ही देख लेते हैं कि इन सब में जो है ना बी रैफ म्यूटेशन जो है वो किसी ना किसी फॉर्म में या बहुत ज़्यादा या बहुत कम, लेकिन बी रैफ इसमें आ जाती हैं, ठीक है ना। स्पेशली जो इसकी सारे जो क्लासिक है या टॉल सेल, कोलमनर, हॉबनेल, इन सब में बी रैफ म्यूटेशन जो है वो स्पेसिफिकली हमें मिलती हैं। बल्कि अब वो थायराइड कैंसर्स को दो तरह में ही ज़्यादा मेनली डिवाइड करते हैं। इनफैक्ट वो कहते हैं रास लाइक न्यूक्लियाई या बी रैफ लाइक न्यूक्लियाई। तो ये जो पीटीसी के न्यूक्लियाई हैं, इनको वो बी रैफ लाइक न्यूक्लियाई में ही ज़्यादा वो करते हैं, और कहते हैं कि जो ज़्यादा ये जो फॉलिकुलर पैटर्न हैं अब ये बी रैफ वाले ही हैं। और अगर इसमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंट मैट्स और बुरे हालात हो जाएं और आसपास भी स्प्रेड कर रहा है, डिस्टेंट मैट्स कर रहा है, या फिर लोको रीजनल इसका स्प्रेड हो रहा है, तो उसमें टर्ट आ गई है, टर्ट म्यूटेशन। तो इसमें आप देख लेते हैं कि कौन से वेरिएंट्स हैं जो हमारे पास पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा के हैं। एक तो है क्लासिक जो है, इसमें क्लासिक मॉर्फोलॉजी है, इसमें हमें इस तरह के पेपिला नज़र आएंगे, उसके ऊपर पीटीसी वाले सेल्स होंगे। फिर दूसरा है जो हम बात कर रहे थे अभी, इन्फिल्ट्रेटिव फॉलिकुलर। तीसरा आ जाता है हमारे पास ये, इसमें क्राइटेरिया क्या है कि 90% से ज़्यादा या 90% फॉलिकल्स होने चाहिए। फिर आ जाता है हमारे पास टॉल सेल किस तरह से है कि, और क्या क्राइटेरिया उसका कि 30% से ज़्यादा टॉल सेल होने चाहिए। ये ट्रैक अपेयरेंस दे रहा होता है, पीटीसी लाइक न्यूक्लियाई हैं। और सेल की लेंथ कितना है टॉल सेल, हम कब कहेंगे, अगर 3 टाइम्स विड्थ से 3 टाइम्स ज़्यादा हो तो हम इसको कह देते हैं टॉल सेल। इसके बाद आ जाता है कोलमनर वाला किस तरह से है कि इसमें कोलमनर सेल्स हैं और जो न्यूक्लियाई हैं उनमें सूडो स्ट्रैटिफिकेशन है, और नीचे वैक्यूल्स पड़े होते हैं, सब न्यूक्लियर वैक्यूल्स पड़े होते हैं। इसकी कोई परसेंटेज स्पेसिफाइड नहीं है, और अगर इसको देखें तो इसकी लुक जो है वो एंडोमीट्रियम टाइप आ रही होती है। तो ये है कोलमनर सेल। इसके बाद आ जाता है हॉबनेल, ये भी एग्रेसिव है, इसमें 30% का इसमें भी कट ऑफ है। इसमें हॉबनेल्स हैं। हॉबनेल किस तरह से वो कहते हैं, जैसे कि हमें पता है हॉबनेल के न्यूक्लियस जो है वो ऊपर को पुश कर रहा होता है और लग रहा होता है जैसे बिल्कुल एपेक्स पे पहुंचा हुआ है सेल की, तो हॉबनेल है। इसके बाद आ जाते हैं दो तरह के जिसमें ऑन्कोसिटिक साइटोप्लाज्म आ रहा होता है। तो ऑन्कोसिटिक साइटोप्लाज्म वाले कौन से हैं, एक वो है जिसमें ऑन्कोसिटिक साइटोप्लाज्म है, पीटीसी लाइक न्यूक्लियाई हैं, और अंदर जो स्ट्रोमा है वो लिम्फोप्लाज्मासिटिक है, तो ये होगा वार्डन लाइक। और अगर इसमें स्ट्रोमा नहीं है तो ये होगा ऑन्कोसिटिक पीटीसी। इसके बाद जो है ये आ जाता है सॉलिड वेरिएंट, सब टाइप्स हैं ये पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा सॉलिड सब टाइप। तो इसमें क्या होता है कि ग्रेटर दैन 50% जो है वो सॉलिड पैटर्न होना चाहिए, पीटीसी लाइक न्यूक्लियाई होने चाहिए, माइटोसिस और नेक्रोसिस नहीं होनी चाहिए इसमें। और ये वाला और एक डिफ्यूज स्क्लेरोजिंग जो है ये रेट ऑन्कोजीन के साथ, जबकि बाकी जो है उसमें बी रैफ प्रीडोमिनेट करता है, जबकि इन दोनों में एक इसमें और एक ये डिफ्यूज स्क्लेरोजिंग है, इन दोनों में रेट जो जीन्स हैं वो प्रीडोमिनेट करती हैं। और इसकी रेट वाली म्यूटेशंस डिफरेंट हैं जो हम मिडलरी में देखते हैं उससे। अच्छा, तो सॉलिड के बाद फिर डिफ्यूज स्क्लेरोजिंग कौन सा हो गया। डिफ्यूज स्क्लेरोजिंग ये होगा कि डिफ्यूज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दोनों लोब्स जो थायराइड की है ना उसको इन्वॉल्व करता है, ठीक है। इसमें कोई एक सिंगल डोमिनेंट नोड्यूल नहीं बन रहा होता। दूसरा फीचर इसमें ये है कि कम्प्लीटली दोनों लोब्स को इन्वॉल्व करके उसके बाद इसमें एक्स्ट्रा थायराइडल एक्सटेंशन वगैरह भी फिर काफ़ी होती है, काफ़ी एग्रेसिव है, लिम्फेटिक इन्वेजन है, सोमोमा बॉडीज़ हैं, और इसमें इस तरह डिफ्यूज स्क्लेरोटिक बैंड्स आ रहे होते हैं, और पूरा का पूरा थायराइड ग्लैंड जो है वो इसमें
इन्वॉल्व हो जाता है। बाकी फीचर्स क्या हैं इनमें कि ये लिम्फ नोड में मैट्स करते हैं, BRAF म्यूटेशंस कॉमनली हैं पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा में, और रेट आ जाती है सॉलिड और डिफ्यूज स्क्लेरोजिंग में। और इसके अलावा अगर इसमें हाई ग्रेड फीचर्स बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाएं, जैसे कि हाई ग्रेड फीचर्स तो नहीं हम इसको कहेंगे कि लोको रीजनल स्प्रेड जो है, एक्स्ट्रा थायराइडल एक्सटेंशन वगैरह आना शुरू हो जाए, तो फिर वो टर्ट म्यूटेशन जो है वो यूजली होती है। इसके साथ आ जाता है ऑन्कोसिटिक कार्सिनोमा। ऑन्कोसिटिक कार्सिनोमा भी किस तरह से ही है, वो जिस तरह ये फॉलिकुलर कार्सिनोमा है इसी तरह का ऑन्कोसिटिक कार्सिनोमा होता है, और यही इसी का होता है, मिनिमली इन्वेसिव, वाइडली इन्वेसिव या फिर इनकैप्सुलेटेड एंजियो इन्वेसिव। और कब होता है, जब 75% से ज़्यादा ऑन्कोसिटिक पैटर्न हो, यानी ये जो हमने ऑन्कोसिटिक एडिनोमा अपने बिनाइन में डिस्कस किया था कि 75% से ज़्यादा अगर ऑन्कोसिटिक पैटर्न हो, लेकिन अगर इस चीज़ में इन्वेजन आ जाएगी, और किस तरह की इन्वेजन, या कैप्सुलर या वैस्कुलर इन्वेजन, तो फिर ये बन जाता है ऑन्कोसिटिक कार्सिनोमा। इसके बाद आ जाते हैं जो बेसिकली जो ज़्यादा जिन चीज़ों पे फोकस किया जा रहा है वो है हाई ग्रेड, ठीक है, फॉलिकुलर ड्राइव्ड कार्सिनोमा हाई ग्रेड। तो वो हैं दो तरह के, एक है डिफ्रेंशिएटेड हाई ग्रेड थायराइड कार्सिनोमा और एक है पुअरली डिफ्रेंशिएटेड थायराइड कार्सिनोमा। अच्छा जी, अब हाई ग्रेड हमने कब कहना है, ये दो तरह के कार्सिनोमास जो हैं इसमें क्या देखना है, तो जो डिफ्रेंशिएटेड हाई ग्रेड है उसको हमने किस वक्त लेबल करना है कि जब ये जो हमने मिलिग्नेंट ऊपर देखे हैं, मिनिमली इन्वेसिव वाले या वाइडली इन्वेसिव या फिर एंजियो इन्वेसिव, इसी तरह से फॉलिकुलर वेरिएंट या फिर कोई भी PTC का वेरिएंट, इसी तरह की हमें डिफ्रेंशिएटेड शक्ल नज़र आएगी, बिल्कुल इसी तरह वेल तो नहीं कहना चाहिए, बस डिफ्रेंशिएटेड, यानी हमें शक्ल देख के पता चल जाएगा कि ये टॉल सेल वेरिएंट है या ये हॉबनेल है या फिर ये इनकैप्सुलेटेड वेरिएंट है। लेकिन डिफरेंस क्या होगा कि इसी अच्छी सी शक्ल के अंदर हमें या नेक्रोसिस मिलना शुरू हो जाए या माइटोसिस कितनी 5 या उससे ज़्यादा पर 2 मिलीमीटर स्क्वायर या 10 हाइपरफिल्ड्स में हमने देखनी है, लिखने में 2 मिलीमीटर स्क्वायर। और ये अगर हमें मिल जाए इसमें से किसी के भी अंदर सिर्फ नेक्रोसिस, ठीक है, आप मेनली ट्यूमर जो है वो लेट से टॉल सेल पड़ा हुआ है, उसमें हमें नेक्रोसिस मिल जाए या हमें माइटोसिस मिल जाए मोर देन 5 पर 2 मिलीमीटर स्क्वायर या फिर 10 हाइपरफील्ड, तो उसको हम कह देंगे क्या, डिफ्रेंशिएटेड हाई ग्रेड थायराइड कार्सिनोमा, ठीक है। और कौन सा वाला होगा, वो टॉल सेल वाला होगा। तो ये है डिफ्रेंशिएटेड एक न्यू कॉन्सेप्ट है, लेकिन बिल्कुल ही सिंपल सा है कि अच्छी सी शक्ल के हमें ये जब हम आइडेंटिफाई करें, यानी कि जब हमें स्लाइड मिले और हमें कोई भी मिलिग्नेंट उसमें से लग रहा हो, तो बस हम एक दफ़ा देख लें कि इसमें नेक्रोसिस या माइटोसिस तो नहीं है। नेक्रोसिस या माइटोसिस होगी तो हम उसको कह देंगे कि ये डिफ्रेंशिएटेड हाई ग्रेड है। पुअरली डिफ्रेंशिएटेड क्या है, जिसके लिए हम ट्यूरिन्स क्राइटेरिया यूज़ करते हैं कि उसमें STI पैटर्न जो है 30% से ज़्यादा होना चाहिए, उसमें वो नहीं होना चाहिए, पेपिलरी थायराइड के न्यूक्लियाई जो हैं वो नहीं होने चाहिए, और उसमें जो है वो हमने रूल आउट करना है कि उसमें सॉलिड जो है वो वेरिएंट ना हो पेपिलरी थायराइड का, और क्या प्रेजेंट होना चाहिए, नेक्रोसिस या माइटोसिस कितनी 3 पर 2 मिलीमीटर या कॉन्वोलेटेड न्यूक्लियाई। STI पैटर्न, नेक्रोसिस, माइटोसिस, कॉन्वोलेटेड न्यूक्लियाई। तो ये अगर फीचर्स आना शुरू हो जाएं तो हम इसको कह देते हैं पुअरली डिफ्रेंशिएटेड। इसके बाद है एनाप्लास्टिक फॉलिकुलर सेल ड्राइव थायराइड कार्सिनोमा, जिसको हम एनाप्लास्टिक थायराइड कार्सिनोमा कहते हैं। उसमें सिर्फ डिफरेंस जो न्यू WHO में यह है वो उसी तरह अग्रेसिव ही है और वर्स प्रोग्नोसिस के साथ है, सिर्फ उसमें जो चेंज आया है वो ये है कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा को इसमें इंक्लूड कर दिया हुआ है, और वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा विद और विदाउट PTC यानी पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा के साथ भी हो सकता है, उसके विदाउट भी हो सकता है। तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा अगर राइज कर रहा हो इसमें तो विद और विदाउट PTC, तो उसको जो है उन्होंने एनाप्लास्टिक कैटेगरी में कर दिया। दूसरा उन्होंने जो पॉइंट लिखा है कि ये जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है इसमें BRAF म्यूटेशंस देखी गई हैं, और वो कहते हैं कि एनाप्लास्टिक की जो मॉर्फोलॉजी है वो लाइकली यही है कि ये डी डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म है, तो इसलिए इसमें हमें जो है PTC वाले फोकाई भी मिल सकते हैं, और इसीलिए ये PAX8 अपनी पॉजिटिविटी को रिटेन करता है, तो जिससे हमें पता चलता है कि फॉलिकुलर रीजन का ये और डी डिफ्रेंशिएट हो गया। इवन वो कह रहे हैं कि जो हमें प्योर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा भी इसमें मिलता है, अगर उसमें PTC वाले एरियाज़ नहीं भी हैं तो भी जो है उसमें 70% में हमें BRAF म्यूटेशंस मिली हैं, और वो भी PAX8 पॉजिटिव होता है, तो इसलिए जो है हमें इससे कंफर्मेशन हो गई है। और TTF1 भी पॉजिटिव आ सकता है, उसमें प्लस माइनस होता है, आ सकता है, तो इससे हमें कंफर्मेशन है कि यहीं का ओरिजिन का है, फॉलिकुलर सेल ड्राइव्ड ही है,
और चूँकि इसकी मॉर्फोलॉजी काफ़ी ज़्यादा वो डी डिफ्रेंशिएटेड हो चुकी है, तो फिर ये हम इसको कह देते हैं एनाप्लास्टिक थायराइड कार्सिनोमा। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चेंज जो है वो है मिडलरी थायराइड कार्सिनोमा में। और जैसा कि बाकी सारे वेल डिफ्रेंशिएटेड में आया है कि जब भी हमें कोई भी अब थायराइड का, असल बात ये है, समरी सारी ये है सबकी, कि जब भी हमें थायराइड का कोई कैंसर आएगा तो उसमें हमने देख लेना है कि उसमें हाई ग्रेड फीचर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो इसी तरह जैसे हमने बाकी फॉलिकुलर पेपिलरी वगैरह में देखा है, तो हम मिडलरी में भी देखेंगे कि हाई ग्रेड फीचर्स आ रहे हैं या नहीं। एनी वन ऑफ दीज थ्री। माइटोसिस जो है वो 5 या उससे ज़्यादा हो सकती है। इंटेन हाइपरफील्ड्स हम देखेंगे, नेक्रोसिस, या अगर नेक्रोसिस आ जाए या फिर Ki-67 जो है वो 5% से ज़्यादा हो तो हम मिडलरी को हाई ग्रेड कह देते हैं। अभी इसकी रेट की कोई उन्होंने नहीं बताया कि स्पोरेडिक केसेस में ऐसा है या जर्मलाइन में है, किसी में भी हो सकता है। सेकंड इसमें ये है कि हमने इसमें एक्सटेंसिव सैम्पलिंग करनी है, क्योंकि फोकल नेक्रोसिस भी अगर कहीं पे आ जाती है तो हम उसको हाई ग्रेड लेबल कर देते हैं। इसके बाद ये बाकी कुछ एंड की क्लासेस हैं। स्लाइवरी ग्लैंड टाइप कौन से हैं? 2 हैं। म्यूकोएपिडर्मॉइड है, बिल्कुल उसी तरह का म्यूकोएपिडर्मॉइड होगा जैसे कि हमारा स्लाइवरी ग्लैंड में होता है। बस ये है कि कहीं कहीं इसमें म्यूसिनस कंपोनेंट से बहुत ही रेयर म्यूसिनस कार्सिनोमा का भी अराइज किया हुआ है। बाकी इसमें यह है कि CK और P63 जो है पॉजिटिव है जैसे कि होता है, और न्यूरो एंडोक्राइन कैल्सिटोनिन वगैरह इसमें नेगेटिव होते हैं। इंडोलेंट भी इसको डायग्नोज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये इंडोलेंट है और फेवरेबल प्रोग्नोसिस है इसका। बाकी इसमें CRTC1 मैमल 2 वाली ही फ्यूजन है। सिक्रेटरी कार्सिनोमा है उसी तरह का, ETV6 सेंट्रैक इसमें भी है, और इसका उसी तरह से ग्रोथ पैटर्न आ जाता है। इसमें गेटा-3 मेमोग्लोबिन है, और जो अपने मार्कर्स होते हैं थायराइड के पैक से TTF1 वगैरह वो नेगेटिव है। ये इसका ये है कि जो थायराइड में सिक्रेटरी कार्सिनोमा राइज करेगा ना, वो होता है एग्रेसिव होता है और लोकल रिकरेंस उसमें ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अगर हम स्लाइवरी काउंटर पार्ट। फिर आ जाते हैं अनसर्टन हिस्टियोजेनेसिस में। उसमें सेक्लोजिंग म्यूकोएपिडर्मॉइड कार्सिनोमा विद इओसिनोफिलिया है। इसमें म्यूकोएपिडर्मॉइड वाली पिक्चर होगी, सेक्लेरोसिस थोड़ी ज़्यादा होगी, और लिम्फोज और रियोज आ जाएंगे। अभी तक सिर्फ 60 रिपोर्टेड केसेस हैं। बैकग्राउंड में थायराइडाइटिस होगा। P63 पॉजिटिव होता है, लेकिन PAX8 और PAX8 नेगेटिव है, TTF1 प्लस माइनस है, लेकिन PAX8 की नेगेटिविटी की वजह से उन्होंने कहा है कि ये फॉलिकुलर ओरिजिन का नहीं हो सकता, तो अनसर्टन में डाल दिया। इंपॉर्टेंट जो एक चेंज आया वो है कि क्रिब्रिफॉर्म मॉड्यूलर जो है ना, उसको उन्होंने अब पेपिलरी से उठा के डाल दिया है अनसर्टन हिस्टियोजेनेसिस में। उसकी रीज़न ये है कि ऑल्दो इसकी लुक पेपिलरी होती है, इसमें न्यूक्लियाई भी ऑफन पेपिलरी ही आ जाते हैं, लेकिन इसमें जो उन्होंने कहा है कि जो BRAF नहीं है इसमें म्यूटेशन, बल्कि इसमें WNT पाथवे की है, BRAF और S दोनों ही नहीं है, तो इसलिए इन्होंने उसको अनसर्टन में डाल दिया। बाकी ये कि PAX8 तो थायरोग्लोबुलिन नेगेटिव है। इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, एक क्रिब्रिफॉर्म और बीच में मोरोला जो हैं पड़े हुए हैं। तो जो क्रिब्रिफॉर्मिंग पार्ट है वो TTF1 पॉजिटिव है, जबकि मोर्यूज जो बन रहे हैं वो TTF1 नेगेटिव है। बाकी क्रिब्रिफॉर्म जो एरियाज हैं वो ERPR पॉजिटिव है, जबकि मोरुलर पॉजिटिव है, जबकि मोरुलर जो है वो CD5, CK5, CDX2 पॉजिटिव है। फिर आ जाता है कि थाइमिक ट्यूमर्स विद इन थायराइड की कैटेगरी है, जिसमें थाइमोमा फैमिली सारे तो जो भी टाइप्स हैं, थाइमोमा A, B वगैरह वो सारे आ सकते हैं। सेटल इसमें आ सकता है, पीडियाट्रिक पॉपुलेशन और यंग मेल में आ सकता है। गुड प्रोग्नोसिस है इसका। और फिर आ जाता है, ये भी बहुत रेयर केसेस हैं इसके। और फिर है इंट्रा थायराइड थाइमिक कार्सिनोमा। अब इसको हम कैसल का अब हम वर्ड नहीं यूज़ करते, अब हम इसको कहते हैं इंट्रा थायराइडल थाइमिक कार्सिनोमा। ये इंडोलेंट है, स्क्वेमस सेल आएगा और डेस्मोप्लेजिया होगा, टर्ट इसमें आ जाता है, लेकिन फिर भी ये इंडोलेंट है। तो बाकी इसकी ISC किस तरह से है, वही जैसे हमारी थाइमस में थाइमिक कार्सिनोमा की होती है, CK CD5 P63 CD117 CEA P63 BCL2 पॉजिटिव है, और TTF1 इसमें नेगेटिव है, और ईबर नेगेटिव है। ईबर क्यों नेगेटिव? क्योंकि इसको पहले कहते थे लिम्फो एपिथीलियोमा लाइक कार्सिनोमा ना, तो इसलिए हम नेजोफेरेंजियल वगैरह को भी यहाँ रूल आउट कर लेंगे कि ईबर ये मेटास्टैटिक नेजोफेरेंजियल ना हो, तो इसलिए ईबर नेगेटिव है ये। उसके बाद एक है, उन्होंने कहा कि जी बच्चों में आ गया थायरोब्लास्टोमा, और ये राउंड ब्लू सेल ट्यूमर है थायराइड ग्लैंड का, और इसमें डाइसर 1 म्यूटेशन है।